कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, आपको नया फ्लैट मिल रहा है, आपको नया रेसिडेंस मिलेगा, तो आपको रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली आप ही अफेक्ट होने वाले हो और आप वहां पे रहने वाले हो। तो ऐसे ही एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट की जो एक्ट है 2016 के, तो उसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर की थोड़ी सी प्रोविजन है कि अगर किसी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे और आगे जाके उनको जो भी बड़ा फ्लैट मिलने वाला है, तो कौन क्या कंप्लेन वो कर सकते हैं प्रमोटर के अगेंस्ट में रेरा के फोरम में जाके, और वहां पे कंपेंसेशन मांग सकते हैं, वहां पे इंटरेस्ट मांग सकते हैं, वहां पे अलग अलग एक्शंस जैसे रेस्टोरेशन ऑफ द फ्लैट वगैरह या कोई और जैसे चीजें वहां पे मांग सकते हैं। क्या जैसे पेनल्टी वगैरह उसके ऊपर डेवलपर के ऊपर इम्पोज किया जाए, वैसे चीजें कर सकते हैं। क्या क्या रेरा का एक्ट, रेरा के अंदर के प्रोविजंस जो है सेक्शन से, क्या इन चीजों को कवर करता है। तो ये केस क्या है? ये केस है पुणे का। एक केस है पुणे का केस, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है रत्न प्रभा, और वहां पे जो डेवलपर थे वो अश्वमेध स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड, और रीडेवलपमेंट वगैरह जो भी इनिशिएट हो गया, फॉर्मेलिटीज वगैरह 2021 का ये है। तो मैटर क्या है कि महाराष्ट्र में जो रेरा की अथॉरिटी है, इनके पास में जब ये मैटर गया, इन्होंने इस मैटर को डिसमिस कर दिया। तो इन्होंने बोला कि ये मैटर हमारे अंडर में नहीं आता है, और ये आप कोई सिविल फोरम को अप्रोच करो जो अप्रोप्रिएट होगा, और वहां पे आप अपने रेमेडीज ले सकते हो। तो महाराष्ट्र रेरा डिसमिस्ड ए कंप्लेंट फाइल बाय द मेंबर ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, तो हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंबर है, जो जिसको रीडेवलपमेंट में कोई फ्लैट मिला हुआ है, क्या रेरा अथॉरिटी के पास जाके प्रमोटर के अगेंस्ट में वो कंप्लेन कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो रेरा क्या करेगी। तो इस केस में तो डिसमिस किया हुआ है, और अगेंस्ट द डेवलपर पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पुणे। So it held that the disputes relating to the rehabilitation component of a redevelopment project fall outside the jurisdiction of the Real Estate Regulation Development Act 2016 के पर्व्यू के बाहर गिर रहा है। ये हमारे उसमें नहीं आ रहा है, तो हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेनेंट कौन है? गिरीश श्रीकांत लाड और तरंग गिरीश लाड। सो ये ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे जो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहा है। ये ऑक्यूपेंट्स ऑफ द फ्लैट थे और ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे। ठीक है, सो एमओयू वगैरह साइन हो गया, इंडिविजुअल एग्रीमेंट वगैरह हो गया डेवलपर के साथ में, और कंप्लेनेंट का ये इनको एश्योर किया गया कि भाई साहब आपको ये कितना 1456 स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट मिल जाएगा इन लिeu ऑफ दी जो एग्जिस्टिंग फ्लैट है। रीडेवलपमेंट होने के बाद एफएसआई वगैरह जैसे मिल जाएगा, तो आपकी फ्लैट की साइज बढ़ जाती है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। ओइंग टू बी डिजाइन कंसेंट के हिसाब से डेवलपर ने क्या किया कि ये एग्री किया गया कि ठीक है, अभी डिजाइन के इश्यूज है, इसके हिसाब से हम आपको 2 फ्लैट देंगे, और उसके साथ आपको 280 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जिसके लिए आपको अलग सा पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर विच एडिशनल कंसिडरेशन हैज टू बी पेड। तो कंप्लेनेंट का कहना है कि डिस्पाइट हैंडलिंग, हमने अपना फ्लैट हैंडओवर कर दिया, हम रेंट में रहने लगे, और उसके बाद इन्होंने ऐसा प्रॉमिस भी कर दिया। ठीक है, और डेवलपर ने यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट को ना मानते हुए, चेंज करते हुए, इन्होंने क्या किया? ऑल्टर द एग्रीमेंट विच वॉज एग्रीड एंड रिड्यूस दी एडिशनल एरिया को भी इन्होंने रिड्यूस किया। उसको छोड़ के इन्होंने डिफरेंट फ्लैट अलॉटमेंट कर दिया, और इसको छोड़ के इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को भी वन ऑफ द फ्लैट्स परपेटेडली री अलॉटेड टू देम
वॉज सोल्ड टू ए थर्ड पार्टी। 2 अलॉट किया, 2 में से एरिया भी कम हो गया और उन 2 में से एक फ्लैट ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी को भी इन्होंने सेल किया हुआ था, सेल किया हुआ था। तो ये सारी चीजें, अब ये क्या, इनको क्या चाहिए भी रेमेडी। सो ऑन दिस बेसिस, जो ऊपर के जो हमने डिस्कस किया, इसके बेसिस पे कंप्लेनेंट अप्रोच दी महारेरा सीकिंग कि रेस्टोरेशन ऑफ द फ्लैट हमें करा दो, जैसे जो हमको जो प्रॉमिस किया गया था उसी हिसाब से हमें दे दो, ये 2 फ्लैट दे दो, 280 स्क्वायर फीट में मिलेगा, हम पैसा देने के लिए तैयार है। हमें डिक्लेरेशन ऑफ द थर्ड पार्टी वॉज, उसे नल एंड वॉइड आप डिक्लेयर करो कि इन्होंने जैसे किया हुआ 2 में से एक जो इन्होंने बेचा हुआ है, पहले बेच कर रखा हुआ है किसी थर्ड पार्टी को, एंड थर्ड पार्टी राइट्स वगैरह इनका आप रेस्ट्रिक्ट करो डेवलपर का, कंपेंसेशन वगैरह हमें मिल जाए, इंटरेस्ट हमें मिल जाए, ठीक है, और इनके ऊपर पेनल्टी लगाया जाए, किसके ऊपर, डेवलपर के ऊपर लगाया जाए। अब रेरा का ये कहना है, रेरा अथॉरिटी का ये कहना है कि देखो भाई साहब, जो ये मैटर है, पहले मैं डेवलपर को भी सुन लेता हूँ। अब डेवलपर की तरफ से क्या आर्गुमेंट है कि चलो इन्होंने तो जो कंप्लेनेंट है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर था और अभी उसे रीडेवलपमेंट के बाद फ्लैट जो अलॉट हुआ है, अब डेवलपर का साइड का ये कहना है कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन टू दी, ये जो केस पे इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, ये मेंटेनेबल नहीं है। क्यों मेंटेनेबल नहीं है? सो ऑफ द कंप्लेनेंट कंटेनिंग दैट दी were members of the rehabilitation component of a redevelopment project। तो इसके वजह से सो नॉट द परचेजर ऑफ और द अलॉटीज अंडर द सेक्शन 2D ऑफ द रेरा, उसके डेफिनेशन के अंडर में ये नहीं आते हैं, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट कंपोनेंट के अंडर में आते हैं, जिनका जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे और रीडेवलपमेंट के बाद उनको जो भी एडिशनल एरिया या उनको फ्लैट का अलॉटमेंट, फ्लैट का उनको रहने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट या अलॉटीज इस डेफिनेशन पे नहीं आते हैं एज पर दी सेक्शन 2D ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेटरी, रेरा के एक्ट के उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। द कंप्लेनेंट्स राइट फ्लोड फ्रॉम द डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग executed as a society member and not from the register एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल कौन कर रहा है? जहां पे अलॉटी होगा, जहां पे किसी को अलॉट किया जा रहा है और जहां पे कंसिडरेशन की बात हो रहा है, पैसा लेन देन की बात हो रही है। यहाँ पे कोई पैसा लेन देन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी थे और उसके बाद आपको रीडेवलपमेंट के बाद एडिशनल एरिया के साथ थोड़ा बड़ा फ्लैट आपको दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो। दिस इज नॉट एग्रीमेंट फॉर सेल। तो इसके हिसाब से सो इन्वॉल्विंग ए डेफिनाइट सेल ऑफ द कंसिडरेशन, तो इस केस में पैसे का कोई लेन देन नहीं है। तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट हैज ऑल्सो, उसके अंदर एर्बिट्रेशन का भी क्लॉज है, ठीक है। और उसको छोड़ के ये जो मैटर है काफी कॉम्प्लेक्स मैटर है, जो कि सिविल मैटर है और टाइटल से रिलेटेड इशू है, तो ये रेरा के अंडर में नहीं आएगा। तो इनका जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, तो इसे नहीं लिया जाए, ठीक है। दोनों का साइड सुन लेने के बाद अब रेरा की ऑथोरिटी ने क्या किया, इसको डिसमिस किया और ऑथोरिटी ग्रांटेड लिबर्टी टू द कंप्लेनेंट, मगर आप आगे जा सकते हो जहां पे सिविल फोरम है, एप्रोप्रिएट फोरम है, जहां जाके ये रिजॉल्व हो सकता है, वहां आप इस मैटर को एप्रोप्रिएट रेमेडी के लिए लेके जा सकते हो टू ए कॉम्पिटेंट सिविल फोरम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन कंपोनेंट की बात हो रही है, जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ एग्जिस्टिंग सोसाइटी का मेंबर है और किसी डिस्प्यूट को लेके, टाइटल को लेके, एडिशनल एरिया को लेके या ऐसे किसी थर्ड पार्टी राइट्स को लेके आप अगर प्रमोटर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट कर रहे हो, तो रेरा का एक्ट जो है वो उसको कवर नहीं करेगा। अलॉटीज की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2D के अंडर में ये नहीं आएगा, तो वो वहां पे खारिज हो सकता है,
ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड रेरा और अलग अलग एक्ट्स के प्रोविजंस को भी हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।